हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम सी टेट परीक्षा 7 फरवरी 2026 को जो हुई थी उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें सी डी पी भाग जो 30 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे, किस तरह से पूछा गया था। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए बोल रहा है कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कथन ए सही है और इसका कारण बोल रहा है कि शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अभिकथन तो सही है और इसका कारण भी सही है कि शिक्षकों में जो अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार की धारणा रखते हैं और जो छात्रों के विकास को ये प्रभावित कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। कौन सा तरीका हो सकता है जो कक्षा में बढ़ावा देने के लिए सही तरीका नहीं है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। अगला देखते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। अलग अलग पृष्ठभूमियाँ हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, तो ये तो विविधता को बढ़ावा दे रहा है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। विभिन्नता जहाँ होती है, जहाँ भिन्न भिन्न दृष्टिकोण आ जाते हैं, अनुभव आ रहे हैं, तो ये भी ठीक होगा। चौथा है कि विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो ये भी विविधता के अंतर्गत बढ़ावा दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, जो विविधता को बढ़ावा नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है। पठन वैकल्य सही मेल बताना है। पठन वैकल्य संख्याओं और अंक गणितीय संक्रियाओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करना, ये तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि पठन वैकल्य जो संख्याएं और अंक गणितीय आती है वो गणितीय वैकल्य से आती है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, गति समन्वय वैकल्य ठीक से देख सुन बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर गुणज वैकल्य पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। गुणज वैकल्य में संख्याओं और अंक गणितीय संख्याओं को गिनना इत्यादि आता है। फिर लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है, ये चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें लेखन वैकल्य में सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित होता ही है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं और जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। हाँ, ये तो ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, गलत। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत अधिक होती है, वो और उनकी कल्पना शक्ति भी बहुत तेज होती है। ये वाला ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण अधिगम प्रक्रिया में निरर्थक गतिविधि है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, जी ये दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। सातवां प्रश्न है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है, पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। जो घोषणात्मक ज्ञान होता है वो कार्यविधि उन्मुख होता है। आठवां प्रश्न है, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं।
तो उन्हें सीखने में लंबा समय और वे लंबी अवधि तक स्मृति में बने रहते। तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए बोल रहा है कि शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ये एक अभिकथन है और इसका कारण बोल रहा है कि जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा। अभिकथन भी ठीक है और इसका कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। 10वां प्रश्न है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना को अवसर प्रदान किए जाते हैं। जहाँ भी अवसर रचनात्मक रूप से किए जाए तो वो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है। विद्यार्थियों से परिभाषा ज्यों का त्यों याद करना, रटन प्रक्रिया तो लानी ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यही ठीक है। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। ये सामाजिक रचनावाद पर स्थापित की जानी चाहिए। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अभिकथन बोल रहा कि समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उसकी भावनाओं के अनुमान के लिए, और कारण क्या बोल रहा है कि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। गलत की भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होती है। आर तो गलत हो जाएगा। ए जो अभिकथन है वो ठीक है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ये ठीक हो जाएगा। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित विद्यार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर, गलत, ये नहीं आएगा। सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर, ये भी गलत। छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ठीक हो जाएगा। और चौथा भी देख लेते हैं, पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करना नहीं। तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अभिप्रेरणाएं दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक होती है और एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जो अपनी खुशी या जिसे हॉबी कहते हैं उसके लिए की जाती है, और बाह्य प्रेरणा जिसमें प्रतिस्पर्धा इत्यादि जो उपहार प्राप्त करने के लिए की जाती है उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। या आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा तो पहला क्या बोल रहा है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित, ये तो ये बाह्य प्रेरणा है। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए भी बाह्य प्रेरणा है। बाहरी पुस्तकों से प्रेरित, ये बाह्य प्रेरणा है। व्यक्ति रुचि कार्य से आनंद से प्रेरित अभिप्रेरणा है, जो आंतरिक रूप से होती है, ये अपनी रुचि आनंद के लिए होती है, वही आंतरिक अभिप्रेरणा। चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण, ये नहीं है। योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, ये भी नहीं है। प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव जो सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। 17वां प्रश्न है, डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। किशोरावस्था ही आएगी। जो विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज आधारित है। पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए बोल रहा है कि बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं।
हाँ ठीक है। जो बच्चे होते हैं समाज में मूल्यों को प्रत्यक्ष रूप से भी सीखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी सीखते हैं। कारण बोरक समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। सरल प्रक्रिया समाजीकरण जो है वो सरल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, ये गलत हो जाएगा। ए सिर्फ ए ऑप्शन ठीक है, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। जो अमूर्त तर्क है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार भिन्न करती है। 20वां प्रश्न है जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वो विकास डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। संस्कृति आएगी, संस्कृति के प्रभाव पर रूप से विचार करने पर विफल थे। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है। कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना, नहीं गलत आ जाएगा। सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान नहीं। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव, हाँ ये ठीक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव। अगला प्रश्न है जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। दोनों में समानता थी हमारी। संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता, नहीं ये भी नहीं थी समानता। बच्चों का विकास चरणों में होता, नहीं ये भी समान नहीं था। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, यही दोनों में समान था कि बच्चे जो होते वो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में दोनों तरफ से शामिल होते हैं। 23वां प्रश्न ले वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, नहीं। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, यही ठीक हो। जिसे जेड पी डी भी कहा जाता है कि दूसरे की सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति करना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन ए बोल रहा है बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होता है, नहीं गलत है। फिर कारण बोल रहा है कि बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता, इसे पोषित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत। बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता नहीं है और इसे पोषित किया जा सकता है, दोनों गलत हो जाएंगे, ए आर दोनों गलत हो जाएंगे। 25वां प्रश्न है एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर पहचान को सक्षम करें, नहीं। जेंडर स्थिरता का निर्माण करें, नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़े, जी ये जेंडर रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास कर रही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए वर्ग की सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं, गलत। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियां और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानिक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं, नहीं ये भी गलत है। ए भी गलत है और आर भी गलत है, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 27वां प्रश्न है विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, नहीं। विविधता का सामान्य चित्रण, तीसरा क्या उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का मापदंड, नहीं। कुछ बच्चों में संज्ञान असामान्यता, नहीं, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, विविधता का सामान्य चित्रण किया जा रहा है। 28वां प्रश्न है वे आकलन जो किसी विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है उसे मानक संदर्भित कहा जाता है।
कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला बोला कि आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर नहीं करना पैदा, नेगेटिव पॉइंट है ये भी। आकलन मानकीकृत भी एक नेगेटिव पॉइंट है, दोनों गलत हो जाएंगे। तो चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला और दूसरा आकलन के बारे में सही है। अंतिम प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची नहीं, इससे चिंतन आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन नहीं बढ़ सकता, ये गलत हो जाएगा। अखबार का लेख पढ़े और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में नहीं, ये भी नहीं आएगा। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। जी, यदि हम दो अखबारों की घटनाएं लेते हैं और उसमें दोनों में विश्लेषण करते हैं, चिंतन कौशल भी बढ़ेगा, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक कौशल भी बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 30 CDP के प्रश्न जो 7 फरवरी को पेपर 2 में पूछे गए थे।